Hello students, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the Law Ed channel. In this video, we are going to discuss the previous year question paper of Chhattisgarh Judiciary of the subject Court Fees Act. हम अपने इस चैनल पर सब्जेक्ट वाइज छत्तीसगढ़ जुडिशरी के PYQs सॉल्व कर रहे हैं विच विल बी बेनिफिशियल फॉर योर अपकमिंग स्टेट जुडिशरी। एज यू ऑल नो छत्तीसगढ़ जुडिशरी की नोटिफिकेशन आ चुकी है और हमारे एग्जाम्स कभी भी हो सकते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। एंड इन दिस वीडियो हम लोग 10 साल के क्वेश्चंस करने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम 2015 टू 2024। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, हम 2015 के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। And our first question is, according to section 7, okay, according to section 7 of the Court Fees Act, in suits for the maintenance or other sums payable periodically, according to the value of the subject matter of the suit, such value shall be deemed to be how much? The amount claimed to be payable for 1 year. Okay? आपको सेक्शन 7 पढ़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगर आपने सेक्शन 7 पढ़ा है तो आई होप इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 10 टाइम्स हमें पे करना पड़ेगा, ऑप्शन बी 4 टाइम्स, ऑप्शन सी 5 टाइम्स और इज इट ऑप्शन नंबर डी दैट इज 3 टाइम्स। तो मैं बता दूं सेक्शन 7 के क्लॉज 2 में इसका आंसर हमें मिलता है एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए दैट इज 10 टाइम्स। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, सेक्शन 7 के एक्सप्लेनेशन में ये बात कही गई है कि इट प्रोवाइड्स दैट इन सूट्स फॉर द मेंटेनेंस एंड एन्युइटीज और अदर सम्स पेएबल पीरियोडिकली अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट हमें पे करना पड़ेगा एंड सच वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी 10 टाइम्स द अमाउंट क्लेम्ड टू बी पेएबल फॉर 1 ईयर। ओके, 10 टाइम्स वर्ड यहाँ दिया हुआ है, ओके। आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं सेक्शन 7 की, ठीक है। The next question is section number 17, okay, section 17 of the Court Fees Act deals with, किस बात से डील करता है सेक्शन नंबर 17? Does it deal with the suit for easements? Does it deal with the multifarious suits? Does it deal with the decree suits? Or does it deal with the suit for annuities? We are talking about section number 17 एंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज द मल्टीफेरियस सूट्स। सेक्शन 17 टॉक्स अबाउट द मल्टीफेरियस सूट्स, ओके। और इसे हम पढ़ेंगे ऑर्डर नंबर 1 के रूल 9 के साथ ऑफ सीपीसी, ठीक है। मल्टीफेरियस सूट्स के बारे में हमने सीपीसी में भी देखा है, दैट इज ऑर्डर 1 रूल नंबर 9, ठीक है। आप चिंता मत करिए, अगर आपने सीपीसी नहीं पढ़ा है तो मैं सीपीसी भी पढ़ाने वाली हूँ उस चैनल पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is not an exempted document under section 19 of the Court Fees Act. सेक्शन नंबर 19 ऑफ द कोर्ट फीस के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है विच इज नॉट एन एग्जेम्प्टेड डॉक्यूमेंट, ठीक है। द ऑप्शंस आर प्रोबेट ऑफ अ विल, ऑप्शन बी पावर ऑफ अटर्नी टू इंस्टीट्यूट और डिफेंड अ सूट व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, option C that is written statements called for by the court after the first hearing of a suit, or is it option number D that is memorandum of appeal? We are talking about which is not an exempted document under section 19, okay, and the correct answer to this question will be option number D that is memorandum of appeal. For this we have to read section 19 और section 19 में ये बात साफ साफ लिखी हुई है। The next question is Court Fees Act 1870 is enforced on. इसकी enforcement date हमसे पूछी जा रही है। Is it option A that is 11th of April 1870, option B 11th of March 1870, option C 1st of April 1870, or is it option D 1st of March 1870? तो कोर्ट फीस एक्ट की इन्फोर्समेंट डेट की अगर हम बात करें तो इट हैज बीन इन्फोर्स्ड ऑन 1st of April 1870. दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन रिक्वायर्स शोइंग और एक्सपोजिंग द प्रोसेस फीस चार्जेबल फॉर सर्विस एंड एग्जीक्यूशन इन इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस इन अ कंस्पीक्वस पार्ट ऑफ ईच कोर्ट। बोला जा रहा है कि कौन सा सेक्शन है जिसमें ये बात कही गई कि शोइंग और एक्सपोजिंग द प्रोसेस फीस, ठीक है।
जो प्रोसेस फीस होता है हमारा, उसे हमें किसी पर्टिकुलर जगह पर इंग्लिश और वर्नाक्युलर लैंग्वेज दोनों लैंग्वेजेस में कोर्ट में किसी भी विजिबल जगह पर चिपकाना जरूरी होता है। क्या ये सेक्शन 20 में ये बात कही गई है, सेक्शन 22 में ये बात कही गई है, सेक्शन 21A में ये बात कही गई है, या फिर सेक्शन नंबर 21 ऑफ द कोर्ट फीस एक्ट 1870 में ये बात कही गई है? And the correct answer to this question will be option number D, that is section number 21 में ये बात कही गई है। This section is also very important, okay? अगर हम सेक्शन 20 की बात करें तो इट इज टॉकिंग अबाउट रूल्स एज टू कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, ओके? कॉस्ट ऑफ प्रोसेस के बारे में रूल्स जो दिए हुए हैं वो सेक्शन नंबर 20 में है। सेक्शन नंबर 22 की अगर हम बात करें तो इट टॉक्स अबाउट द नंबर ऑफ प्यून्स इन डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मिफिसल स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स। इन सारे कोर्ट्स में कितने नंबर ऑफ प्यून्स होने चाहिए उसके बारे में सेक्शन 22 में हम देखते हैं, ओके? The next question is, where an application for a review of judgment is admitted and on the rehearing the court reverses its former decision, ठीक है? एप्लीकेशन हमने डाला फॉर द रिव्यू ऑफ जजमेंट, उसे एडमिट कर लिया गया एंड रीहियरिंग के दौरान कोर्ट ने रिवर्स कर दिया अपने फॉर्मर डिसीजन को ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। उन्होंने ग्राउंड क्या लिया कि ये मिस्टेक ऑफ लॉ था। द एप्लीकेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम द कोर्ट ऑथराइजिंग हिम टू रिसीव बैक फ्रॉम द डैश so much of the fee paid on the application as exceeds the fee payable on any other application to such court under the second schedule to the Court Fee Act number 1 clause B और clause D। I hope आपको क्वेश्चन समझ आ गया है। And the options are option A collector, option B treasury, option number C court clerk या फिर option number D that is registrar। वेर एन एप्लीकेशन फॉर द रिव्यू ऑफ जजमेंट को एडमिट किया हमने, ठीक है? उसके बाद कोर्ट ने रिवर्स कर दिया अपने फॉर्मर डिसीजन को। उन्होंने ये ग्राउंड लिया कि हमने मिस्टेक ऑफ लॉ कर दी थी, तो एप्लीकेंट यहाँ पर इंटाइटल्ड है टू गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम द कोर्ट टू रिसीव बैक फ्रॉम द डैश। किसके द्वारा रिसीव बैक किया जाएगा? सो मच ऑफ द फी पेड ऑन द एप्लीकेशन। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्रॉम द कलेक्टर। So much of the fee paid on the application as exceeds the fee payable। अब हम बात करने वाले हैं 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ जुडिशरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस ऑन व्हाट बेसिस विल द कंप्यूटेशन ऑफ कोर्ट फी बी डन। अगर हमें रिकवरी करनी है एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस की और हमने सूट डाला कोर्ट में, तो किस बेसिस पर कोर्ट फी को कंप्यूट किया जाएगा? क्या ये कंप्यूट किया जाएगा अमाउंट क्लेम्ड पर? क्या टोटल अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस पर कंप्यूट किया जाएगा? क्या ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एट द ट्रायल कोर्ट डीम रीजनेबल, या फिर कोर्ट एग्जेम्प्ट कर सकती है उस कोर्ट फी को? एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हमने जितनी अमाउंट क्लेम करी है उस बेसिस पर कोर्ट फी को कंप्यूट किया जाएगा। इसके लिए आप सेक्शन नंबर 7 पढ़ सकते हैं, ओके? सेक्शन नंबर 7 ऑफ द कोर्ट फी एक्ट, एंड इट सेज दैट कोर्ट फीस एक्ट स्टिपुलेट्स दैट in a suit for recovery of arrears of maintenance, the computation of court fee to be done on the basis of amount claimed। मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके बैरेक्ट लैंग्वेज से लिया गया है। अगर आपने बैरेक्ट एक बार भी अच्छे से पढ़ा है तो यू कैन गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कोर्ट रेफर्स पार्टीज टू द सूट फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, ओके? और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट कैसे? आखिर सेक्शन 89 में हम जाते हैं ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। तो द प्लेंटिफ इज ऑप्शन ए entitled to refund of the court fee, option B entitled to refund of the court fee and interest thereon, option C not entitled to refund, या फिर ऑप्शन नंबर D entitled to partial refund of the court fee। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कोर्ट ने पार्टीज को कहा कि आप सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट कर लीजिए,
मतलब जो सेक्शन 89 है सीपीसी का, उसके अकॉर्डिंग आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो क्या अब प्लेंटिफ अपने कोर्ट फी को, जो भी उसने कोर्ट फी दिया था, क्या उसे रिफंड मिल सकता है? क्या उसे रिफंड मिलेगा, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी मिलने वाली है? ऑप्शन सी कह रहा है उसे किसी भी तरह का रिफंड नहीं मिलने वाला है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि इंटाइटल टू पार्शियल रिफंड। ओके, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ही इज एंटाइटल्ड टू रिफंड ऑफ द कोर्ट फी। और इसके लिए हम सेक्शन नंबर 16 ऑफ द कोर्ट फी एक्ट पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा 2016 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो 2017 में आए थे। और हमारा पहला क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स शैल द कोर्ट फी बी कलेक्टेड? किस मेथड से कोर्ट फी कलेक्ट करी जाती है? ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने कोर्ट विजिट करा है या फिर अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो तो डेफिनेटली इसका आंसर आप दे सकते हैं। दी ऑप्शंस आर ऑनलाइन ट्रांसफर, क्या ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू हम कोर्ट फी पे करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं, बैंक ड्राफ्ट करते हैं, या फिर स्टैंप के द्वारा करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टैंप के द्वारा हम कोर्ट फी पे करते हैं, एंड दैट इज सेक्शन नंबर 25। ओके, सेक्शन 25 से आप पढ़ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द कोर्ट फीस एक्ट इज द प्रोविजन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कोर्ट फी प्रोवाइडेड? कंप्यूटेशन ऑफ कोर्ट फी के बारे में कौन से सेक्शन में बात करी गई है? इज इट सेक्शन नंबर 7, इज इट सेक्शन नंबर 3, इज इट सेक्शन नंबर 19, और इज इट सेक्शन नंबर 2? ओके, क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन से सेक्शन के द्वारा कोर्ट फी को कंप्यूट करा जाता है, मतलब कैलकुलेशन करके कि कितनी कोर्ट फीस हमें किस मामले में कितनी फीस देनी है। ओके, तो ये बात करता है सेक्शन नंबर 7। ओके, हमारा सेक्शन नंबर 7 सही आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं सेक्शन नंबर 3 की बात करूं तो इट सेज दैट लेवी ऑफ फीस इन द हाई कोर्ट्स ऑन देयर ओरिजिनल साइट्स, मतलब लेवी ऑफ फीस इन प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स, इन दोनों मामलों के बारे में सेक्शन नंबर 3 बात करता है। सेक्शन नंबर 19 की बात करें तो इट टॉक्स अबाउट द एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। हमने कुछ देर पहले ये सेक्शन भी पढ़ा था, एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। सेक्शन 7 हमें पता चल गया, इट टॉक्स अबाउट द कंप्यूटेशन ऑफ फीस पेबल इन सर्टेन सूट्स। अब हम बात करने वाले हैं 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019, और हमारा पहला क्वेश्चन है, कोर्ट फीस एक्ट डिफाइंस फीस। कोर्ट फीस एक्ट में फीस की डेफिनेशन मिलती है ऑन डॉक्यूमेंट फाइल्ड एटसेट्रा इन मुफस्सिल कोर्ट और इन पब्लिक ऑफिस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन? इज इट सेक्शन नंबर 5, इज इट सेक्शन नंबर 6, इज इट सेक्शन नंबर 7, और is it section number 8? And the correct answer to this question will be option number B, that is section number 6 talks about the definition of fees on document filed etc. in municipal court or in public office. The next question is, fee on the memorandum appeal against order relating to compensation is provided under. We are talking about the fee on memorandum appeal against the order relating to compensation. Is it provided under section 7? Is it provided under section number 8? Is it provided under section number 9? Or is it none of the above? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेक्शन नंबर 8 टॉक्स अबाउट द फी ऑन मेमोरेंडम अपील अगेंस्ट द ऑर्डर रिलेटिंग टू द कंपेंसेशन। अगर हम सेक्शन 7 की बात करें तो अभी हमने पढ़ा था, इट टॉक्स अबाउट द कंप्यूटेशन ऑफ फीस पेबल इन सर्टेन सूट्स। एंड सेक्शन 9 की बात करें तो इट टॉक्स अबाउट द पावर टू असर्टेन नेट प्रॉफिट्स और द मार्केट वैल्यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द कोर्ट फीस एक्ट the exemption of certain documents from the fees includes option A, written statement, option number B, plaint and process, option C, both A and B, or is it option D, none of the above? क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए, अंडर द कोर्ट फीस एक्ट द एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम फीस इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है?
क्या रिटर्न स्टेटमेंट इंक्लूड होता है, प्लेंट एंड प्रोसेस इंक्लूड होता है, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी अबव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। और इसके लिए आप सेक्शन नंबर 19 पढ़िएगा। आप देख सकते हैं सेक्शन नंबर 19 से कई क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए सेक्शन नंबर 19 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज where the court refers the parties to the suit to the mode of settlement of disputes referred under section 89. Okay, the plaintiff shall be entitled to refund of the court fee. अभी हमने पढ़ा है। तो कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग रिफंड होती है? क्या सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग होती है, सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग होती है, सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग होती है, या फिर नन ऑफ द अबव? अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका आंसर बताया था, दैट इज सेक्शन नंबर 16 के अकॉर्डिंग रिफंड हो जाएगी फीस। अगर कोर्ट ने पार्टीज को सेटलमेंट के लिए एज पर सेक्शन 89 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड सेटलमेंट के लिए भेजा, तो उनकी कोर्ट फीस, दैट मीन्स प्लेंटिफ की कोर्ट फी रिफंड हो जाती है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 35 of the Court Fee Act, state government remits the court fees where plaintiff's annual income does not exceed ₹25,000. सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट रेमिट कर देती है कोर्ट फीस जब प्लेंटिफ की एनुअल इनकम 25,000 से ज्यादा नहीं है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? क्या मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट के बारे में बात हो रही है, मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स की बात हो रही है, वुमेन क्लास की बात हो रही है, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। मतलब इन तीनों केसेस में जो हमारी कोर्ट है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट रेमिट कर देगी कोर्ट फीस एज पर सेक्शन नंबर 35। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये 2020 का क्वेश्चन। ओके, यहां से 2020 के हमारे क्वेश्चन शुरू हो गए। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 क्लॉज 10 of the Court Fees Act, the court fee in suit for the specific performance would be option A, according to the amount of consideration, option B, according to the desire of the plaintiff, option number C, upon discretion of the court, or is it option D, none of these? According to section 7 clause 10 की हम बात कर रहे हैं। The court fee in the suit for the specific performance would be, so it would be according to the amount of consideration. That means option A is the correct answer here. मैंने 2020 यहाँ लिख दिया है, लेकिन हमारे 2020 का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया। ओके, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, the next question is section number 19 of the Court Fee Act 1870 relates to। आप देख सकते हैं सेक्शन नंबर 19 से बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेक्शन 19 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये बात करता है रिफंड ऑफ कोर्ट फी के बारे में, रेमिशन ऑफ कोर्ट फी के बारे में, एग्जाम्पशन ऑफ कोर्ट फी, या फिर एग्जाम्पशन ऑफ कोर्ट फी ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट? तो सेक्शन 19 की अगर हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, दैट इज एग्जाम्पशन ऑफ कोर्ट फी ऑफ द सर्टेन डॉक्यूमेंट। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, ये यहां से शुरू हो जाता है हमारा 2023 का क्वेश्चन। ईयर लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, तो क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू है। ओके, ये 2023 का क्वेश्चन यहां से शुरू है। द फी पेबल अंडर द कोर्ट फीस एक्ट 1870 शैल बी कंप्यूटेड। सी, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिपीटेड वन। द ऑप्शंस आर अकॉर्डिंग टू द अमाउंट क्लेम्ड इन मनी सूट्स, option B, on the full value of the plaintiff's share in property in suit for the partition, option C, on the half value of the subject matter of the suit in maintenance suits, या फिर none of the above। क्वेश्चन आप एक बार और पढ़िए। फी पेबल की हम बात कर रहे हैं अंडर द कोर्ट फीस एक्ट, तो हम इसे किस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स हमने जितनी अमाउंट क्लेम करी है मनी सूट्स में उसके अकॉर्डिंग हमारा कोर्ट फी कंप्यूट किया जाता है। ओके, 23 यहाँ पे नहीं होगा, 2023 ये वाला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम 2023। क्वेश्चन नंबर 19 हम डिस्कस करेंगे।
the fee payable under the Court Fee Act 1870 shall be computed. तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। गाइज ये क्वेश्चन रिपीटेड है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in suit for interim profit or for the immovable property and for interim profit or for account, if the profit or amount decreed exceeds the profit claimed or the amount on which the plaintiff has assessed the relief sought, then the options are: the decree will be executed, it is at the discretion of the court whether to execute or not, is it option C, that is execution court cannot examine the valuation, या none of the above? In suits for the interim profit, read the question carefully guys, and the correct answer to this question will be option number D, that is none of the above. और इसके लिए आप सेक्शन नंबर 11 पढ़ेंगे। मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ कोर्ट फीस एक्ट के, मैं आज जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आई हूँ, अराउंड 25 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, 26 to 27 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, और ये सारे क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए। जिस भी सेक्शन से ये क्वेश्चंस पूछे गए उन सेक्शंस को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इन क्वेश्चंस को के रिपीट होने के चांसेस फिर से हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है where the amount of interim profit is left to be determined during execution of the decree. There, if the profit so ascertained exceeds the claimed profit, then हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, पहला स्टेटमेंट है कि एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री शैल बी स्टॉप्ड। सेकेंड स्टेटमेंट इज द डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेड अनलेस द डिफरेंस बिटवीन द फी actually paid and the fee which would have been payable if the whole of the profit identified was included in the suit, or if the additional fee is not paid within such time as the court shall rule, the suit shall be dismissed. We are talking about where the amount of interim profit is left to be determined during the execution of the decree. Okay, ये हमारे 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही हो सकते हैं? The options are: all of these statements are correct, 1 and 3 are correct, 2 and 3 are correct, या only 2 is correct. एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, और मैं बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन, दीज आर द स्टेटमेंट्स। ओके, तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन है द नेट प्रॉफिट्स और द मार्केट वैल्यू हैज बीन एस्टिमेटेड, द कोर्ट shall require the amount to be paid as insufficient, and if it is not paid within the stipulated time, dismiss the suit. Okay, the next option is the question of the valuation on the plaint or memorandum of appeal is determined by the court where the suit is pending and its decision is final. Third option is the court in which the plaint or appeal is filed and the assessment made by that court is insufficient. The reference shall require the court of appeal or revision to pay an additional fee, and if it is not payable within the stipulated time, then dismiss it. या फिर all of the above. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स ये सारे स्टेटमेंट्स सही हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है among the following statements, I hope this question is properly visible to you. Among the following statements the true statement is, हमें यहाँ पर भी ट्रू स्टेटमेंट देखना है। अब देख सकते हैं 2023 में ट्रू स्टेटमेंट्स काफी पूछे गए हैं। The options are: if the application for review is partly or wholly due to new evidence being modified or reversed, the court shall authorize the application to recover the fee paid.
Statement 2 is where the court on the application for review reverses its absolute decision on the ground of lapse of law or fact shall authorize the refund of such fee by the amount exceeding the amount when the order. Option C, both statements A and B, or is it option D, none of the above? पॉज करके इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और इसका मैं बता दूं सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है. ओके, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जो है दैट इज वेयर द कोर्ट ऑन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू रिवर्सेस इट्स एब्सोल्यूट डिसीजन on the ground of the lapse of law or fact shall authorize the refund of such fee by amount exceeding the amount when the other. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आपको मैच द कॉलम करना है. ओके, कॉलम ए हमारा है शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 एंड कॉलम बी इज टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेट ऑफ असेसमेंट, फिक्स्ड फी एंड एडवांस फी. तो इनमें से कौन से कॉलम्स सही मैच हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शेड्यूल 2 को हम एडवांस फी के साथ मैच करते हैं और इसी के साथ हमारा PYQs कंप्लीट होता है कोर्ट फीस एक्ट का. हमने 10 साल के क्वेश्चन किए हैं गाइज और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. अगर छत्तीसगढ़ जुडिशरी के रिगार्डिंग आपको कोई भी सवाल पूछने हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है विद रिगार्ड टू द प्रिपरेशन, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं विद रिगार्ड टू द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ जुडिशरी के रिगार्डिंग में आपको क्या हेल्प चाहिए, किस तरह के वीडियोस चाहिए, वो सारी बातें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आपके जेन्युइन फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.